वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस अगेन। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने बोला था मेरी थर्ड सर्विसिंग नज़दीक आ चुकी है और उसके बाद मैं पुणे गया था। पुणे जाने के बाद थर्ड सर्विसिंग करा के ली मैंने, जो कि 10,000 किलोमीटर होने पे होती है। और इनकेस अगर वो 10,000 किलोमीटर आपके पूरे नहीं होते तो 1 साल कंप्लीट होने के बाद की जाती है, डिलीवरी के बाद। तो 10,000 किलोमीटर तो मेरे कंप्लीट नहीं हो चुके थे, बट जो 1 साल वाला ऑप्शन है वो तो कंप्लीट हो चुका था। इसकी वजह से मुझे सर्विसिंग के लिए जाना पड़ा, नहीं तो जो फ्री सर्विसिंग रहती है वो बेच जाती। जैसे कि 1 साल मेरे बाइक को 5 दिसंबर को हुआ था, तो मैं 5 दिसंबर को तो नहीं गया, उसके 2-3 दिन बाद ही गया था। एग्जैक्ट डेट मेरे को देखना पड़ेगा। बट वो जो थर्ड सर्विसिंग वाली वीडियो है उसके बारे में मैं अलग से बताऊंगा आपको, क्या क्या किया उसमें, और डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद मेरे बाइक का एक्सपीरियंस अभी चलाते टाइम कैसा है वो भी उसमें बताऊंगा। फिलहाल अभी मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अभी ऑलरेडी मेरी थर्ड सर्विसिंग हो चुकी है। अभी का जो सीन है वो पहले जैसा नहीं है पेट्रोल लेते टाइम, क्योंकि अभी अपने को पेट्रोल 80% पेट्रोल रहता है और उसमें 20% इथेनॉल रहता है। तो उसके बाद माइलेज पे कुछ इफेक्ट करता है कि नहीं वो भी अपने को देखने का है। अभी थर्ड सर्विसिंग भी हो चुकी है तो अभी सही टाइम है माइलेज टेस्ट करने का। E20 पेट्रोल डालने के बाद और थर्ड सर्विसिंग करने के बाद अपने को माइलेज कितना मिलता है। अगर अभी तक आपने मेरी वीडियोस देखी होगी माइलेज टेस्ट वाली, तो उसमें आप देख सकते क्लियरली कि मुझे 40 का माइलेज तो मिलता ही था। और इस टाइम अपन थर्ड सर्विसिंग के बाद जो माइलेज टेस्ट है वो करेंगे और उसमें कितना माइलेज मिलता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो अभी पहले तो पेट्रोल डलवा दे। ऑलरेडी मेरी गाड़ी फुल है और थोड़ा सा जो टैंक तक ऊपर लेके आते हैं एक लिमिट तक, और उसके बाद घूमने के बाद उतना ही पेट्रोल फिर से डालेंगे, ट्रिप रिसेट करेंगे और लास्ट में उन सभी चीज़ों का कैलकुलेशन करेंगे। हम तो उस तरफ है यार, उस साइड जाना पड़ेगा। फुल करा फुल। बस बस अभी ऑलमोस्ट अपन ने पेट्रोल पूरा फुल किया है और उसके बाद फिर अपना जो ट्रिप 1 है इसको रीसेट करते, ट्रिप चालू करते हैं। ट्रिप नहीं बट जितना भी किलोमीटर होगा उतना कवर करके फिर से आएंगे। हर टाइम मैं एक लोकेशन है वहाँ पर जाता हूँ, वहाँ पर ही जाऊँगा इस बार भी, क्योंकि इजी पड़ता है यार। वो जो अपने 7 किलोमीटर में जो बोलता हूँ वो एग्जैक्टली वहाँ पर जाने के बाद इजीली क्लियर होते हैं, कुछ हेडेक नहीं रहता है और उसमें सब चीज़ कवर हो जाता है। ऐसे हाईवे वाले रोड्स भी कवर हो जाते हैं और माउंटेन्स के जो घाट सेक्शन है वो भी कवर हो जाता है। तो उसमें अच्छा जो भी रहेगा जेन्युइन माइलेज निकल के आता है, तो उसके लिए वही लोकेशन में डिसाइड करता हूँ हर बार माइलेज टेस्ट के दौरान। और भाई थर्ड सर्विसिंग के बाद तो ऐसे चलती है ना भाई, बाइक बहुत स्मूथ है। मतलब लास्ट टाइम मैंने
किलोमीटर होने के बाद जब फर्स्ट सर्विसिंग हुई थी, उस टाइम पे जब सर्विसिंग की थी, उस दौरान मेरा पूरा ऑयल चेंज हुआ था। और उसके बाद जो सेकंड सर्विसिंग रहती है, उसमें कुछ ज़्यादा बड़ा काम कुछ नहीं हुआ था, मतलब उसमें बस ऑयल टॉपअप हुआ था। तो पुराने ऑयल के साथ ही उन्होंने नया ऑयल टॉपअप किया था बस। और इस दौरान जो मतलब उस टाइम पे उतना कुछ चलाने में ज़्यादा फर्क नहीं लग रहा था, मतलब सर्विसिंग के बाद। वैसे एयर फिल्टर वगैरह क्लीन करने के बाद तो अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, बट जैसा परफॉर्मेंस अभी दे रही है ये थर्ड सर्विसिंग के बाद, तो बहुत सही है भाई। एक्चुअली क्या होता है थर्ड सर्विसिंग में, पूरा जो ऑयल फिल्टर रहता है, एयर फिल्टर, और पूरा ऑयल चेंज हो जाता है, पूरा नया ऑयल डलता है। नया ऑयल डलने की वजह से इंजन पूरा स्मूथ हो जाता है। जो भी डेब्रिज रहती है इंजन के अंदर, वेयर आउट पार्ट्स रहते हैं जो, वो निकल जाते हैं, नया इंजन डलता है, तो फिर से राइड स्मूथ हो जाती है। तो यही डिफरेंस है कि भाई थर्ड सर्विसिंग के बाद थोड़ा डिफरेंस फील होता है। ये वाला तो रोड आपको मालूम रहेगा शायद, मुंबई गोवा हाईवे। बहुत बार इस हाईवे से मैं चला चुका हूँ। हर बार माइलेज टेस्ट के दौरान मुझे इधर ही आना पड़ता है, क्योंकि पेट्रोल डलवाने के लिए इधर ही आना पड़ता है ना भाई। ठीक है, ये क्या है, गाड़ी बंद पड़ गई है। अब कैसे ओवरटेक मारने का रहे। पाँच किलोमीटर हो गए देखते देखते। ये जो ऐसे बीच में लाइन रहती है ना, ये वाली देखो, ऐसे वाली, इसमें थोड़ा डर लगता है। ऊपर नीचे अगर रहेगा गलती से तो गाड़ी फिसल गई वहां से, ऐसे ही समझो। और आज वैसे भी संडे है तो सारे राइडर आज बाहर निकले। ये जो मुंबई गोवा हाईवे है ना, यहाँ पे आपको बहुत सारे राइडर दिखेंगे। सारे गोप्रो वाले नहीं है, बट जाते हैं घूमने के लिए। अभी यहाँ से क्या करूँगा मैं, जो ब्रिज लगेगा, ब्रिज के नीचे से राइट मारूंगा, और राइट मार के फिर सीधा वरंद घाट की तरफ जाऊंगा, क्योंकि हमारे नज़दीक वरंद घाट ही है भाई, वहाँ पर ही जाना पड़ेगा और सबसे इजी पड़ता है वो। और वहाँ पर जाने के बाद थोड़ी देर रुकूंगा, सनसेट एंजॉय करूंगा, और उसके बाद तुरंत निकल के सीधा इधर पेट्रोल पंप पे आ जाऊंगा। तब तक तो 60 किलोमीटर हो जाएंगे यहाँ आने तक। और जैसे 60 किलोमीटर हो जाएंगे फिर आपको कैलकुलेशन करके बताऊंगा कि भाई थर्ड सर्विसिंग के बाद बाइक का जो माइलेज कैसा है। और बस थर्ड सर्विसिंग ही नहीं, अभी ये जो पेट्रोल के बारे में बताया मैंने, जो E20 पेट्रोल जो अभी मिलता है, तो उसका भी थोड़ा सा टेस्ट हो जाएगा। वैसे तो मेरी बाइक E20 पेट्रोल कंपैटिबल है, उसमें कुछ लफड़ा नहीं, बट उसमें क्या प्रॉब्लम आएंगे या नहीं वो मुझे भी आइडिया नहीं है अभी। वो तो आने वाला समय ही बताएगा। E20 पेट्रोल कंपैटिबल बाइक में भी सही है कि नहीं। वैसे इधर आप देख सकते हैं अप टू
E20 पेट्रोल, तो इसका मतलब मेरी बाइक E20 पेट्रोल के कंपैटिबल है। वैसे गवर्नमेंट में ऑप्शन देना चाहिए प्रीमियम पेट्रोल में, जो प्योर पेट्रोल रहता है उसका भी। प्योर पेट्रोल तो वैसे रहता नहीं है, प्रीमियम में भी शायद रहता है कुछ तो इथेनॉल, शायद से। अगर गलत रहूँगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। यहाँ से राइट, और यहाँ से सीधा सीधा जाएंगे वरुण घाट। वैसे ये रोड थोड़ा अच्छा बना चुके हैं ये लोग, जैसे कि लास्ट टाइम मतलब हर बार अगर मैंने जो भी माइलेज टेस्ट बनाया, अगर इधर से गया हूँ ना मैं, तो आपको ये रोड बनते हुए दिखेगा। थोड़ा सा पैच है बीच में, पर है सही है, अभी थोड़ा सा तो सही है। अभी थोड़ा सा बीच में एक पैच आएगा। ये देखो यहाँ पे इस रोड से चलते टाइम देखो बहुत सारी वैरायटी अपने को मिलती है, जैसे कि ऐसे गड्ढे वगैरह बीच में आते हैं, अच्छा रोड भी आता है, बीच में घाट सेक्शन आएगा, चढ़ाई आएगी। तो इसलिए ये वाला रोड मैं हर बार चूज़ करता हूँ माइलेज टेस्ट के लिए। उसका रीज़न भाई यही है, क्योंकि अपने को इस रोड में वैरायटी मिलती है। अभी देखो बीच में पैच आया, थोड़ा गंदा पैच था, इसलिए बाइक स्लो डाउन शिफ्ट किया मैंने गियर। अभी अच्छा रोड आया, टॉप पे चलाऊंगा, फिर से आगे जाके घाट सेक्शन चालू होगा, तो उसके बाद मुझे बार बार डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा, गियर टॉप करने पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें इस वाले रोड में आपने को फील करने को मिलेगी, तो इसीलिए मैं ये वाला रोड चूज़ करता हूँ हर बार माइलेज टेस्ट के लिए। बाकी अभी देखो 80 की स्पीड से चला रहा हूँ मैं इजीली, कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता इस बाइक को 80 तक जाने के लिए। बट 80 के बाद जो एफर्ट्स लगते हैं, एफर्ट्स मतलब थोड़े वाइब्रेशन फील होते हैं 80 के बाद। बाकी 80 इजीली टच करती है। देखो भाई कितनी भारी बाइक में कितना लीन कर पा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बट है, बाइक के हिसाब से तो सही है। मोस्टली दिक्कत इस बाइक में क्या है पता है क्या, इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है बहुत कम है। तो अगर आपके साथ एक और जन बैठेगा पीछे, तो उसके बाद क्या होगा कि बाइक जो गड्ढे आते ना, अगर स्पीड ब्रेकर पे आ गया तो उन स्पीड ब्रेकर्स पे नीचे का जो इंजन का सम गार्ड जो मैंने भी लगाया है वो घिसता है। वो इंजन का सम गार्ड है, इसलिए मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इंजन का सम गार्ड नहीं रहता तो मैं तो परेशान रहता फिर। तो इंजन का सम गार्ड भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो जो भी डिलीवरी लेता है पहले, तो भले कुछ भी मत लगाओ, बट इंजन का जो सम गार्ड है वो ज़रूर लगाओ। इससे आपका इंजन जो है सेफ रहेगा। देखो 14 किलोमीटर हो गए, बहुत जल्दी हो गए यार, कब हो गए पता भी नहीं चला। देखो बीच में स्पीड कम हो गई,
डाउन शिफ्ट करना पड़ा। अभी तो पूरा अच्छा रोड है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी अभी डाउन शिफ्ट करने की। 4 बज चुके हैं अभी, 4। घर से निकलने का ये टाइम बहुत सही है, क्योंकि इसी टाइम पे अपने को सनसेट भी देखने को मिलता है। सुबह को अगर निकलूँ तो भाई ठंड से मर जाऊंगा मैं, बहुत ठंड रहती है इधर। अभी जाते टाइम कुछ नहीं लगेगा, पर आते टाइम जो आऊँगा ना यहाँ से, मैं बाजू में नदी है मेरे, और नदी की वजह से ठंड बहुत लगती है। आप में से कितने लोग एक्सपीरियंस करते हैं ये सब चीज़ें, थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में बताओ। और जो गोप्रो का इशू हुआ था ना, मैंने लास्ट टाइम आपको बोला था, गोप्रो बहुत घटिया बैटरीज रहती है यार उसकी, गोप्रो की। मतलब मैं अभी बहुत, मेरा दिमाग हिल गया अभी। गोप्रो है तो बहुत बढ़िया, सारे लोग बोलते हैं DJI तो वैसे अच्छा है गोप्रो का रिप्लेसमेंट, बट गोप्रो जो क्वालिटी भी देता है ना, मुझे तो गोप्रो ही पसंद है वैसे, बट उसकी बैटरी जो रहती है बहुत घटिया रहती है यार। अभी तक मेरी 5 बैटरी हो चुकी है, वो बैटरी की वजह से ही हर बार इशू होता है मेरे में। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बोला था बैटरी का इशू है। बैटरी को इशू कब रहता है पता है क्या? जब मैं 4K 60 fps पे शूट करता हूँ ना मेरी वीडियोस, जो कि हाई क्वालिटी वीडियोस है, उस टाइम पे सडनली वो फाइल रिपेयरिंग वाला ऑप्शन आता है। मतलब वो बैटरी झेल ही नहीं पाती इतनी हाई रेजोल्यूशन वाली वीडियोस। अभी भी वही सीन है। अभी मैंने जुगाड़ क्या लगाया है, मेरा ये देखो, ये केबल आपको अगर दिख रहा होगा, ये जो केबल है उसको मैंने कनेक्ट कर दिया पावर बैंक से, और पावर बैंक सडनली मेरे गोप्रो का जो मीडिया मोड है डायरेक्टली उधर ही कनेक्ट कर चुका हूँ। तो ऑन द वे मेरी चार्जिंग भी चालू है, मतलब चार्जिंग कंटिन्यू देनी पड़ती है इसको। गोप्रो का कुछ भी इशू नहीं है। अगर गोप्रो का इशू रहता तो चालू ही नहीं होता, वो इशू बैटरी में ही है। और बार बार बैटरी चेंज करना सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि भाई 3500 की अगर लेने को जाओ तो 3500 की 2 बैटरी मिलती है, एक सेपरेट नहीं मिलती कभी भी। आपको लेना है तो 2 ही लेना पड़ेगा, और 3500 बहुत होते हैं भाई। और मैं बार बार वो उस पे बैटरी पे स्पेंड करना मतलब बेवकूफ़ी रहेगी। अभी मेरे को इसका हैक पता चल गया, इसलिए मैं अभी वही यूज़ कर रहा हूँ। अभी इसको पावर बैंक से कनेक्ट करने का, तो बैटरी लेने से अच्छा पावर बैंक लिया तो अच्छा रहेगा। भाई देखो यहाँ पे ठंड है थोड़ी सी। भाई मैं तो फुल स्पीड में चला रहा हूँ, जो होगा वो देखा जाएगा। कितना पेट्रोल ले रहे उतना लेने दो। कितना स्मूथली चलती है भाई। वैसे अगर देखा जाए तो 1 साल के बाद भी मैंने बहुत अच्छी तरह से मेंटेन करी है मेरी बाइक। आई रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि भाई मैंने अच्छी तरह से मेंटेन की है। ऐसे ही मेंटेन करना है मुझे। और मैं देता नहीं किसी को बाइक, वो अलग बात है। जितना अकेला आदमी चलाएगा ना उतना ही बाइक अच्छी रहेगी। ये देखो हाईवे पे भाई क्या चल रही है यार। मजा आ रहा है, मजा।
बस बीच में कुत्ता नहीं आना चाहिए। इधर वाले इंडिया के रोड पे भाई कुत्ता, गाय, वो देखो क्या अभी बोला मैंने, क्या वही हुआ ना। तो ये सीन है इंडिया के रोड पे। मैं ब्लेम नहीं कर रहा, बट रियलिटी यही है। ब्लेम करने से क्या होगा। पूरे हाईवे वाले रोड गांव में से जाते हैं, तो उधर कोई कंट्रोल नहीं रख सकता। गाय आएंगी, कुत्ते आएंगे, बहुत सारे जानवर आएंगे, और कभी कभी इंसान भी आते हैं। तो वो आपके ऊपर है, लोकेशन देख के बाइक कैसे चलाना है। मैं तो रेकमेंड करूँगा कि भाई गांव आने पे आराम से चलाओ। (21 किलोमीटर्स यहाँ तक हो चुके हैं। और अपना जो वरंदा घाट का जो मेन गांव है वरंद, वो अभी यहाँ पे है। और यहाँ से देखो वो वाला जो दिख रहा है सामने, आपको दिख रहा है क्या वो, वहाँ पे है वरंद घाट। तो बेसिकली यहाँ से चालू होता है, बट आइकॉनिक लोकेशन तो वो है ना ऊपर वाला। अभी देखो सामने से दिख रहा है वो वहाँ से टर्न लेते हैं अपन, और वो है कावड़ा किला। और ये वही गाँव है वरंद, जिसकी वजह से ये नाम पड़ा है वरंद घाट को। बाइक का थंब कितना सही है भाई, थर्ड सर्विसिंग के बाद। माइक में सुनाई दे रहा है कि नहीं मालूम नहीं, बट इन रियलिटी सामने से अगर आप सुनोगे तो भाई बहुत सही है। चलो घाट सेक्शन अभी चालू है। थोड़ा धीरे चलाएंगे भाई।